सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से अपन कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे थे। इसमें अपना एक लेसन कंप्लीट हो चुका था। वो लेसन लिया था अपन ने खंड ए का, और थोड़ा सा प्लान में अपन ने चेंज किया है। पहले अपन करेंगे खंड बे कंप्लीट, और आज से खंड बे प्रारंभ होगा तुम्हारा। क्योंकि खंड बे अपन इसलिए पहले कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी आप भविष्य में कंपटीशन की एग्जाम भी दोगे, उसमें से पॉलिटिकल साइंस का इतना महत्वपूर्ण है ये खंड बे कि हर कंपटीशन एग्जाम में भी आपके काम में आएगा। तो वैसे अपन करेंगे कक्षा 12 के हिसाब से ही सारे टॉपिक। पहले टॉपिक का नाम है भारत के संविधान की विशेषता एवं प्रस्तावना। तो अपन भारतीय संविधान की विशेषताओं की चर्चा करें, उससे पहले बेसिक अपने को ये पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। तो इसका आप एक उदाहरण के माध्यम से समझना। जैसे आप स्कूल के बच्चों, 12th क्लास के विद्यार्थी हो आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का चलाने का कोई नियम होता है कि भाई आपके 8 पीरियड होंगे, 4 पीरियड बाद इंटरवल होगी और 8 पीरियड बाद आपकी छुट्टी होगी। 8 पीरियड में पहला किस सब्जेक्ट का होगा, दूसरा किसका, तीसरा किसका। तो ये आपके विद्यालय को चलाने के जो नियम हैं वो नियम कहलाएगा आपके विद्यालय का संविधान। समझ रहे हो बात। ऐसे ही भारत देश तो एक काफी बड़ा देश है, इसको भी तो चलाने के कुछ नियम होने चाहिए ना। तो भारत देश की शासन व्यवस्था को चलाने के जो नियम हैं वही कहलाता है क्या, भारत का संविधान, जो 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हो चुका था। चलो ये तो कुछ बेसिक सी चर्चा हुई। अब अपन किताब के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आपके दे रखा है पहले लेसन में, वो भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। अब इसका अपन वर्णन करते हैं। आपसे पूछा जाए कि ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान का निर्माण किसने किया था, तो अपना आंसर होना चाहिए कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। एक संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था, उसका नाम था संविधान सभा। उस संविधान सभा में 389 सदस्य थे। उन 389 सदस्यों की संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था, या भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो अब इसमें ध्यान देना, अपन सबसे पहले ये लिखेंगे, हालांकि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की प्रस्तावना में लिखा, क्या लिखा, हम भारत के लोग, ये एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। अब इसका मतलब समझना, हुआ क्या था, भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था, और उस संविधान सभा में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। समझना इस बात को। इन 389 सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया था। संविधान का निर्माण करने के लिए इन्होंने दिल्ली में अपनी बैठक बुलाने के लिए भवन की व्यवस्था वहाँ कर ली। जहाँ दिल्ली में संसद भवन बना हुआ है, वहाँ का जो लाइब्रेरी हॉल है, वहाँ इन्होंने अपनी बैठक प्रारंभ की। इन 389 सदस्यों ने पहली बार बैठक की थी 9 दिसंबर 1946 को।
तब से फिर बैठक करते रहे, संविधान का निर्माण करते रहे। अंतिम बार बैठक हुई इनकी 26 नवंबर 1949 को। हालांकि बैठकें इसके बाद में भी हुई थी, लेकिन इस दिन पहली बैठक हुई थी और इस दिन भारत का संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। इतना समय, इस पूरे समय को अपन यहाँ से यहाँ तक के समय को बोलते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान का निर्माण कर लिया। हालांकि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा, हम भारत के लोग। क्या भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण किया था? क्या नहीं किया। संविधान का निर्माण तो इस संविधान सभा ने किया था, भारत के सभी लोगों ने थोड़ी किया था। लेकिन इन संविधान सभा के सदस्यों ने प्रस्तावना में क्या लिखा, हम भारत के लोग। तो इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य क्या दिखाना चाहते थे? संविधान सभा के सदस्य यह दिखाना चाहते थे कि इस संविधान का निर्माण हम लोगों ने नहीं किया, इस संविधान का निर्माण पूरे भारत की जनता ने किया है। समझ गए बात? तो इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये हो गया कि इस संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है, जनता ने किया था, तथा शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। यह आपको इसका वर्णन करना है। समझ गए बात? हालांकि निर्माण संविधान सभा ने किया था, संविधान का निर्माण, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों ने ये वाली लाइन लिखी। इसका अर्थ क्या हो गया कि संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया था। समझ गए बात? इस शब्द का अर्थ लिखा है मैंने, जबकि संविधान का निर्माण तो किसने किया था, संविधान सभा ने। तो इस प्रकार शासन की अंतिम शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। इसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। समझ गए बात? तो ये तो हो गई संविधान की पहली विशेषता। अब है संविधान की दूसरी विशेषता, और वो है क्या, प्रस्तावना। समझना इसको। भारत का जो संविधान लिखा हुआ है, उस भारत के संविधान में ये जैसे बड़ा सा संविधान है, इस बड़े से संविधान में है कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। ये जो पूरा संविधान है, संविधान से पहले संविधान की लिखी हुई है क्या, प्रस्तावना। समझ गए बात? कंप्लीट आपको प्रस्तावना याद रखनी है। ध्यान रखना, अपने लेसन में अपने को प्रस्तावना भी पढ़नी है। प्रस्तावना आप याद कहाँ से करोगे, 12th क्लास की कोई भी आपके पास किताब हो, जरूरी नहीं पॉलिटिकल साइंस की किताब भी हो, हर एक किताब का जो लास्ट किताब को बंद कर देना, बंद करने के बाद पहला पेज खोलना, पहला पेज खोलते ही इधर उद्देशिका लिखी हुई आती है, वह उद्देशिका ही क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। कंप्लीट आपको याद करनी है प्रस्तावना। सुनना एक बार क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में, लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता प्रदान करते हुए आज 26 नवंबर 1949
मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ये जो मैंने पूरी बात कही है, ये बात लिखी हुई है संविधान की प्रस्तावना है उद्देशिका में। कंप्लीट एक एक वर्ड आपको याद करना है, ध्यान रखना, क्योंकि इसी लेसन में अपन प्रस्तावना की भी चर्चा करेंगे। अब ये जो प्रस्तावना लिखी हुई है, हालांकि बोर्ड पे मैं बाद में एक दिन लिख के बता दूंगा आपको, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई सी भी किताब उठा लेना 11वीं 12वीं 10वीं की, हर किताब के लास्ट पेज पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इस प्रस्तावना में क्या है, देखो आप लोग हिंदी में प्रस्तावना लिखते हो, और उसके बाद में हिंदी का निबंध लिखते हो, तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि निबंध में जो कुछ लिखा हुआ होगा उसी का सार किस में लिखा जाता है, प्रस्तावना में लिखा जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान का सार या सारांश लिखा गया है, और इसी में प्रस्तावना में ही संविधान के उद्देश्य तथा लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है। दोबारा सुनना, प्रस्तावना में संविधान के लक्ष्य तथा उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। तो इसमें देखो आपको क्या लिखना है, भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना लिखी हुई है जिसमें संविधान के लक्ष्य व उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। मतलब प्रस्तावना से अपने को ये पता चलता है कि संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, सारांश है, इसलिए प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। प्रस्तावना में संविधान का सार लिख देना चाहे सारांश लिख देना, एक ही बात है, दोनों में से जो वर्ड आपको अच्छा लगे वो लिख देना। प्रस्तावना में संविधान का सार लिखा गया है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। एक लाइन और लिख देना आप। एक विद्वान था जिसका नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान की राजनीतिक कुंडली। के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। ध्यान रखना, प्रत्येक विशेषता को अपने को अच्छी तरीके से याद करना है, समझना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। इस लेसन से प्रश्न ये पूछा जा सकता है, भारतीय, प्रश्न सुनना, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख करो। तो एग्जामिनर क्या करेगा, पेपर में आपको खुद 4 विशेषताएं दे देगा और उनका वर्णन आपसे पूछेगा। या तो ऐसा होगा, या फिर क्वेश्चन आ सकता है भारतीय संविधान की किन्हीं 5 या 6 विशेषताओं का उल्लेख करो। समझ गए बात? तो ये हो गई दूसरी विशेषता, क्या, प्रस्तावना। तीसरी विशेषता अपन देखें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। अब देखो विश्व के जो प्रमुख देश है, अमेरिका की बात करें अपन, अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने? 7।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में मात्र 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा की बात करें, कनाडा के संविधान में मात्र 147 अनुच्छेद हैं, जबकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। तो इन और देशों के संविधानों की बात करें अपन, तो और देशों के संविधान से काफ़ी बड़ा संविधान है भारत का। अपन ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का संविधान है। कुछ उदाहरण लिख देना। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। ये लिखना आपको एग्जाम में। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। ये उल्लेख कर देना। समझ के बाद कुछ उदाहरण जो अपनी किताब में दे रखे हैं, 4 देशों के उदाहरण दे रखे हैं अपनी पुस्तक में, 4 देशों के आप बता देना। जबकि भारतीय संविधान में 22 भाग, कितने भाग हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। ये भारतीय संविधान में है। इस प्रकार भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस प्रकार भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बस ये आप इसमें बता देना। अब इसका मतलब समझना, भारतीय संविधान की बात करें पर तो 22 मोटी मोटी किताबें हैं भारतीय संविधान की। कितनी किताबें? 22 किताबें। अब जैसे आपकी हर एक किताब में 10, 20, 30 लेसन आते हैं ना, वैसे ही संविधान में क्या है, उदाहरण समझना। जैसे पहली किताब है, मतलब पहला भाग, उसमें है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। संविधान की जो दूसरी किताब या दूसरा भाग है, उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। संविधान का तीसरा भाग या तीसरी किताब में अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक। समझ गए? चौथी भाग या चौथे किताब में अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक। तो ऐसे करते करते 22 भागों में कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। समझ रहे हो बात? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। इन 22 भागों में ही तो लिखे गए हैं 395 अनुच्छेद। उसके बाद अलग से एक तालिका या अनुसूची, अनुसूची को क्या बोलते हैं? तालिका। तालिका बनी हुई है कितनी? 12। तो 12 क्या हो गई? अनुसूची हो गई। इस प्रकार भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। समझ के बाद ये 3 विशेषताएं अपनी कंप्लीट। चौथा अपन बात करें तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। चौथी विशेषता, लिखित संविधान। देखो, विश्व के अधिकांश देशों के संविधान लिखे हुए संविधान है, किताबों के रूप में है, लेकिन जरूरी नहीं संविधान लिखित हो। संविधान मौखिक भी हो सकता है। जैसे गुरुकुल में वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी वो लिखित शिक्षा नहीं होती थी, मौखिक शिक्षा होती थी। एक के बाद एक अगले पीढ़ी को याद रखना पड़ता था। जैसे आज ब्रिटेन या इंग्लैंड जिसे अपन कहते हैं, इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। लेकिन भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। जिसे किसने लिखा था? संविधान सभा ने लिखा था। लिखने में कितना वक्त लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसमें आपको उल्लेख करना है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। जिसे
संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। इसके निर्माण में, मतलब इसको लिखने में या इसके निर्माण में समय भी बताना आपको, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यह आपको इसमें उल्लेख करना है कि भारतीय संविधान कैसा है कि लिखित संविधान है। और उसके बाद भी देखो जैसे जैसे परिस्थितियां आती हैं, लिखा हुआ संविधान है, उस समय लिखा गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लिखकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, वर्तमान परिस्थितियां अलग हैं। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसी के अनुसार संविधान में भी बदलाव करते रहते हैं। और अब तक भारतीय संविधान में 103 बार संशोधन किया जा चुका है। अगर लिखना चाहो तो इसी में लास्ट में लिख देना, परिस्थितियां बदलने के साथ साथ संविधान में भी बदलाव आता जाता है। अब तक भारतीय संविधान में 103 बार संशोधन हो चुके हैं। ये 2 लाइन और आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। पांचवी विशेषता अपन देखें भारतीय संविधान की, तो 5वीं विशेषता कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था। देखो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखो ये भारत के संविधान की जो विशेषताएं दे रखी है ना, कंप्लीट संविधान का एक निचोड़ दे रखा है। अब व्यवस्थापिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, किस प्रकार कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको शुरुआत वाले पहले लेसन में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में, इसी क्लास के मतलब सीनियर की पॉलिटिकल साइंस आगे लेसन पढ़ते जाएंगे, ये सारी चीज़ें अपने को समझ में आ जाएंगी कि कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका क्या होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था की एक बात तो आप अपने को ये लिखनी है कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। दूसरा अपने को ये बताना है कि संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कितने होते हैं? 2। एक तो होता है नाम मात्र का अध्यक्ष, बस केवल सिंपल नाम मात्र का अध्यक्ष बना दिया, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती। जबकि दूसरा होता है वास्तविक अध्यक्ष। समझ गए बात? तो यहाँ नाम मात्र का अध्यक्ष तो होता है कौन? राष्ट्रपति। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये 2-3 बातें लिखनी है अपने को किसमें? संसदीय शासन व्यवस्था में। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है कैसे, इसको समझाइए। समझ गए बात? तो आपको क्या लिखना है इसमें? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो यहाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि क्या कार्यपालिका होती है क्या व्यवस्थापिका होती है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको मैं यहाँ समझा भी नहीं पाऊंगा ज़्यादा आपको। तथा इस शासन व्यवस्था में दो अध्यक्ष होते हैं। नाम मात्र का अध्यक्ष तथा वास्तविक अध्यक्ष। 2 अध्यक्ष हो गए, नाम मात्र का अध्यक्ष और दूसरा कौन सा? वास्तविक अध्यक्ष।
अब आगे बता देना, भारत में नाममात्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है तथा वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह आप उल्लेख कर देना किसमें? संसदीय शासन व्यवस्था में। अगली विशेषता दे रखी है अपने मूल अधिकार व मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है? कौन से नंबर की है? 6वें नंबर की शायद। आप वो देख लेना क्रम कौन सा होगा, 6वां होना चाहिए। अगली 6वीं विशेषता क्या है? मूल अधिकार व मूल कर्तव्य। अपन ले रहे हैं किताब के अकॉर्डिंग ही पॉइंट, समझ गए बात। अब देखो, भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार भी दिए गए हैं और नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य भी बताए गए हैं। कहने का मतलब ये, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे तथा संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि नागरिकों को किन किन कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। अब मूल अधिकार तो कहाँ लिखा हुआ है ये देखना, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार लिखे गए हैं, जो कुल 7 थे। समझना बात को। मैंने आपको बताया था ना, लास्ट के दूसरा या तीसरा पॉइंट अपन विशेषताओं में चल रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि संविधान का पहला भाग उसमें है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, दूसरे भाग में है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, संविधान के चौथे भाग में है 36 से लेकर 51 तक। अब आगे समझना, संविधान के 5वें भाग में है अनुच्छेद 52 से लेकर 151। समझ गए बात। अब ये जो संविधान का भाग 3 है, तीसरे भाग में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसमें तो लिखे हुए हैं क्या? मूल अधिकार। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा, वो एक साथ देख लेना। इससे अगली विशेषता देखेंगे अपन, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व विषय ध्यान रख लेना, संविधान के भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्य कहाँ लिखे हुए हैं? तो ध्यान रखना, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारत के संविधान में मूल कर्तव्य लिखे हुए नहीं थे। अब मूल कर्तव्य लिखे हुए नहीं थे, लेकिन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि भारतीय संविधान में बदलाव किया जा सकता है, तो इनमें भी बदलाव हो सकता है। 1976 में बदलाव किया गया था और यहाँ एक नया भाग जोड़ दिया गया इन दोनों के बीच में, 4 और 5 के बीच में नया भाग जुड़ा, उसका नाम था भाग 4 के, और वहां अनुच्छेद जुड़ा 51 के। यहां लिख दिए गए क्या? मूल कर्तव्य। समझ गए बात। तो मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और मूल कर्तव्य संविधान निर्माण हुआ तब तो लिखे हुए थे नहीं, उसके बाद 1976 में शामिल किए गए। इसके लिए नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम है भाग 4 के तथा अनुच्छेद 51 के। ये बात आपको याद रखनी है। चलो बीच में अपन ने देख लिया, अब अपन वापस पहले मूल अधिकारों की चर्चा करें। भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार लिखे गए हैं, जो टोटल कितने थे? 7। क्रम से इनको याद रखना है, क्रम में चेंज मत कर देना।
सबसे पहले है समानता का अधिकार। अब अनुच्छेद आगे कंप्लीट आपको बताऊंगा कहां से कहां तक है, अभी तक केवल ये याद रख लेना आप। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। छठवां है संपत्ति का अधिकार। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सातवां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल मूल अधिकार कितने हो गए? 7। ये 7 मूल अधिकार अपने को याद रखने हैं। समझ गए बात? इसके बाद में आपको ये बताना है, अब देखो भारतीय संविधान में जो बदलाव होता है उसे कहते हैं संविधान संशोधन। भारत के संविधान में जो भी बदलाव करें, कुछ जोड़ना हो या हटाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। अब तक भारतीय संविधान में 103 बार संशोधन हो चुके हैं। उन्हीं 103 बार जो संशोधन हुए उनमें से था 44वें नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 ईस्वी में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक मूल अधिकार हटा दिया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो वर्तमान में मूल अधिकार कितने बच गए हमारे पास? 6। इसमें नीचे लिख देना 44वें संविधान संशोधन, 44वें नंबर का संविधान संशोधन था, हुआ कब था? 1978 के तहत एक मूल अधिकार, उस मूल अधिकार का नाम था, कोष्टक में लिख देना, संपत्ति का अधिकार, हटा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। यह आप उल्लेख कर देना। उल्लेख किसका हो गया? मूल अधिकारों का। इसी टॉपिक में दे रखा है क्या? मूल कर्तव्य। तो अब अपन देख लेते हैं क्या मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य के बारे में सुनना। सबसे पहली बात तो अपने को यही बतानी है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। और मूल संविधान, जहां वर्ड आपको लिखा हुआ है ना मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब होता है 26 नवंबर 1949 को निर्मित संविधान। समझ गए बात? क्योंकि उस समय का संविधान और अब वाला संविधान बदल चुका है, 103 बार बदलाव हो चुके हैं। तो मूल संविधान का मतलब हो गया जो शुरू में बना था। तो इसमें लिख देना आप मूल संविधान। अब इसका मतलब समझ गए ना, मूल संविधान मतलब सबसे पहले जो संविधान बना था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन, डेट याद रखो तो लिख देना 1976 में हुआ था, वरना 42वां भी चल जाएगा। सन याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 42वें संविधान 1976 के तहत संविधान के भाग कौन सा था? याद करना 4 के। और एक चीज और नोट करना आप लोग, कभी भी मैं भाग को ऐसे नहीं लिख रहा भाग 4 के। भाग हमेशा रोमन लिपि में लिखा करो। कई बार किताब में भी अपने को भाग ऐसे लिखे हुए मिलते हैं, जबकि ये गलत है। संविधान के भाग हमेशा कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं? इस वाली रोमन लिपि में। भाग 4 के अनुच्छेद कौन सा बताया था? 51 के में कुल
10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। समझ गए बात? मूल संविधान में तो थे नहीं, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके तहत संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में कुल कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए? 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए, जबकि वर्तमान में हमारे लिए कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं? 11। अब 11वां कब शामिल हुआ? इसके बाद 86वें संविधान संशोधन। अब देखो 11वां भी संविधान में शामिल होगा, इसका मतलब संविधान में बदलाव तो हो रहा है ना, और वो कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया। लास्ट में लिख देना, इस प्रकार वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इस प्रकार वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। अब देखो, कोई सी भी किताब उठा लेना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 8वीं 7वीं, कोई सी भी किताब अपने जो सिलेबस में चलती है, किताब को आप बंद कर देना, बैक साइड में लास्ट पन्ने पर आपको मैंने बताया था, लास्ट का जो पन्ना आता है ना, मोटा पन्ना, उसमें एक तो लिखा हुआ मिलेगा आपको प्रस्तावना, जो थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, उद्देशिका के नाम से, और एक तरफ लिखा हुआ मिलेगा क्या? मूल कर्तव्य। 11 मूल कर्तव्य वहां से देख के आप याद करोगे, प्रस्तावना भी आप वहीं से देख के याद कर लेना। एक तो ये 2 चीजें आप याद रखोगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में दोनों चीजें आपको कंठस्थ याद करनी पड़ेंगी, क्रम से याद करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो बात? तो एक तो आज जो टॉपिक मैंने आपको करवाया वो याद कर लेना, इसके अलावा प्रस्तावना और मूल कर्तव्य कंप्लीट याद कर लेना। आज की क्लास में अपनी भारतीय संविधान की 6 विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो भी विशेषताएं हैं अपन वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।